पोर्टजोलाइजेशन। तो मैंने बताया था जहां पर ये एशन लग रहा है ये प्रोसेस को बयां करता है ना, दैट इज डिनोट टू अ प्रोसेस because so portjole is the word and the making of portjole, that is the portjolization। तो पोर्टजोल क्या होता है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो अगर सॉइल साइंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो पोर्टजोल क्या है, ये एक तरह की सॉइल्स का निर्माण है, दैट इज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है, एंड इट्स अवेलेबल इन टॉप सॉइल जस्ट बिलो द ऑर्गेनिक हॉरिजन्स, ठीक है। तो अगर हम पोर्टजोल की बात करें तो पोर्टजोल एक टिपिकल सॉइल है, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जो टॉप सॉइल होती है हमारी, जो ऊपर की सॉइल होती है जिसमें हम कल्टीवेशन करते हैं, तो उसमें जो सबसे ऊपरी लेयर देखते हैं जो कि कार्बनिक परत होती है, तो कार्बनिक परत के जस्ट नीचे वाली, उसके तुरंत नीचे वाली परत जो कि हल्का सा ब्राउन, लाइट वाइट, ठीक है, या फिर येलोइश कलर में होती है, उसे हम पोर्टजोल कहते हैं, ठीक है, वो पोर्टजोल सॉइल। चलिए मैं इसकी विकिपीडिया खोल करके मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ पोर्टजोल की, जहां से आपको काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कि पोर्टजोल क्या है। उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए यहाँ पर ये देखिए, आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी। सो द फर्स्ट वन दैट इज द ऑर्गेनिक रीजन, ठीक है, दैट इज द ऑर्गेनिक रीजन और ऑर्गेनिक लेयर ऑफ द सॉइल, एंड आफ्टर दैट इफेक्ट द सम मटेरियल्स विल बी लीच एंड इट्स अराउंड टू मिक्स, ठीक है, दैट इज मिक्सिंग ऑन द सेकेंड लेयर, okay, and that region where you are seeing knife is standing, so that is the part, means from the whitish black and after that below the yellowish color, ठीक है, और some brownish color, that the layer is पोर्टजोल, ठीक है। ये क्या है, ये पोर्टजोल है, यानी कि ऐसा सॉइल का फॉर्मेशन जो होता है इसे हम पोर्टजोल कहते हैं, ठीक है, सॉइल साइंस की लैंग्वेज में। वरना आपके लिए क्या है, ये एक सिर्फ जमीन की परत है जो कि ऑर्गेनिक परत के नीचे पाई जाती है, ठीक है। चलिए अभी आप बताइए कि यहाँ पोर्टजोल क्या है, ये समझ में आया? Guys, have you understood what is पोर्टजोल? ओके बेटा, so the podzol is, that is the typically structure of soil, okay, and that is the specific part of the soil, and that part arranged in lower of organic layer। चलो हम इसको शुरू से बात कर लेते हैं। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर विकिपीडिया मैंने ऑन कर रखी है आपको इमेज दिखाने के लिए। यहाँ पर आप सिर्फ इस चीज को पढ़ें। इन सॉइल साइंस, द फर्स्ट लाइन आपको सिर्फ पढ़नी है। इन सॉइल साइंस, पोर्टजोल्स आर द टिपिकल सॉइल्स और कॉन्फेरेस एंड बोरियल फॉरेस्ट। अब हम यहाँ पर नहीं जाएंगे किसी भी एग्जांपल्स पर, सिर्फ इतना ध्यान देते हैं कि पोर्टजोल्स आर द टिपिकल सॉइल्स, ठीक है। अब टिपिकल सॉइल क्या है, वो इसकी स्ट्रक्चर और इसकी सिर्फ संरचना है। तो यहाँ पर मैं इसको स्टॉप करता हूँ और आपको कुछ और दिखाता हूँ।
चलिए अब आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। हम यहाँ पर सर्च करते हैं सॉइल लेयर्स। हाँ नहीं, ठीक है, हम यहाँ पर हॉरिजन्स की बात कर रहे थे। ठीक, ये हमारा हॉरिजन चल रहा था। So that is the upper part which you are seeing the O and A, that is a two horizon. ठीक है, so that is the top soils. Okay, that the two layers we included are top soils. And in A horizons, which you are seeing the O horizons. O means organic, because that is the first layer of the soil which you are seeing your eyes, because the grasses is grown on the field. So grasses where is grown, that is the organic region, means organic horizon. Okay, so where the grasses is growing, that is the organic horizon. And just below the organic horizon, that is A horizon will become, that is the also part of topsoil. Okay, that is the topsoil. So what's the color have you seen here? That is some whitish and some gray and black. Okay, and after that, where's the ending of the topsoil? It's a something like as yellowish, okay, and brown color. So which soil structures are arranged that below of the organic horizons? Okay, so that is the typical structure of the soil, and that also known as podzol. Okay, and the making process of podzol, okay, that is known as podzolization. तो पोर्जोलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में हम अभी बात कर लेते हैं कि ये बनती कैसे है या इसकी प्रोसेस कैसे होती है। लेकिन पोर्जोल क्या है, तो सिर्फ आप इतना जानिए, आपको सिर्फ इतना समझने की जरूरत है कि ये क्या है, ये एक सॉइल का टाइप है। ठीक है, एक सॉइल का टाइप है जिसका कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर है। वो कैरेक्टर क्या है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इमेज में। ठीक है, तो पॉटजोल क्या है, सॉइल का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है बस, यानी कि ये एक तरीके की सॉइल ही होती है, कोई अलग चीज नहीं है, कुछ अलग समझने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, जैसे कि अभी एक और वर्ड टर्म आएगा आपके अंदर, लेटेराइट, तो वो भी एक सॉइल का टाइप है, यानी कि उसको भूमि ही कहते हैं। दैट इज द आल्सो सॉइल, बट इट हैज द सम डिफरेंट कैरेक्टर्स। Like as O horizon, that is the soil; A horizon, that is the also soil; and B horizon, that is the also soil. But some characters are different in three layers. Okay, so podzol means that is the top soil, comes in top soil, and that is arranged in below of organic horizon. ठीक है सुप्रिया, चलो अब हम फिर वापस आ जाते हैं अपनी पीपीटी पे एक बार, और यहाँ पर देख लेते हैं कि ये प्रोसेस क्या कहती है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है the process operates under favorable combination of the following environments, है ना। यानी कि जो पॉड्योलाइजेशन है, इसको कुछ और भी चीजें चाहिए, यानी कि जब ये चीजें सही मिलेंगी, जैसे कि लाइक एस क्लाइमेट, पैरेंट मटेरियल, वेजिटेशन, लीचिंग एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ सिस्को ऑक्साइड, then it will be work very good. So podzolization, it is a process of soil formation resulting in the formation of podzols and podzolic soils. And in many respects or many terms, podzolization is the negative of calcification. ठीक है, आप यहां से भी समझ सकते हैं, ये कैल्सिफिकेशन का निगेटिव भी है। ठीक है, क्योंकि कैल्सिफिकेशन क्या करता है, कैल्सिफिकेशन प्रोसेस टेंड्स टू द कंसंट्रेट कैल्शियम इन द लोअर पार्ट ऑफ द बी हॉरिजन। यानी कि वहां पर क्या था, जो कैल्शियम के जो कार्बोनेट थे, कैल्शियम कार्बोनेट थे, वो कहाँ लीच हो रहे थे, वो नीचे की लेयर में एक्युमुलेटेड हो रहे थे। ठीक है, नीचे की लेयर में एक्युमुलेटेड थे, यानी कि नीचे वाली लेयर में इकट्ठा थे वो, है ना। तो ये क्या है, ये उसका निगेटिव फॉर्म है।
whereas पोर्जोलाइजेशन लीचेस द एंटायर सोलम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। यानी कि पोर्जोल क्या है, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं ये पूरी सॉइल लेयर्स, यानी कि नीचे की परत में ही नहीं बल्कि बराबर के लेयर्स में या अपनी लेयर में या ऊपर की लेयर में भी ये बराबर फैल सकते हैं। ठीक है, लीचेस करते हैं पूरी सॉइल बॉडी में अंदर। सोलम क्या है, सोलम ये एक वर्ड है जो सॉइल साइंस को डिनोट करता है। ठीक है, तो सोलम सॉइल ही है, सॉइल को हम लोग सोलम कहते हैं क्योंकि सॉइल जो साइंस आई है तो सॉइल सोलम वर्ड से ही बना हुआ है, और सोलम का मतलब होता है ऊपरी लेयर या सरफेस, सतह, है ना, जिसपे हम रहते हैं, खाते हैं या फिर पेड़ पौधे उगाते हैं, वो सारी चीजें। तो लीचेस द एंटायर सोलम, यानी कि ये पूरी भूमि में ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, दाएं बाएं, है ना, चारों तरफ ये पूरा क्या होता है, पूरे में घुल करके फैलता है। बस इतना सा डिफरेंस है। कैल्सिफिकेशन में वो सीधे नीचे वाली लेयर में एक्युमुलेट होते हैं, और ये क्या है, ये पूरी सॉइल में फैलता है। तो इसीलिए आपने पोर्टुलाइजेशन जो देखा था इमेज में, वो क्या था, वो ऊपर भी कनेक्ट था, नीचे भी कनेक्ट था, और उसका असर अपनी लेयर के अलावा भी दूसरी लेयर्स में जा रहा था, है ना। So that is the process of podulation depends on some favorable combination and favorable combination of environment. So in environment, the first things climate. So climate, a cold and humid climate is most favorable for podulation. Means in their region, the cold temperature is found and also humidity is also found. Okay. So in that condition, the podulation will be start and the podule soils will be found. The second one, parent material. So siliceous, siliceous, like a sandy material having poor reserves of witherable minerals. So favor the operation of podulization as it helps in easy percolation of water. अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा सिलिका की हम बात करें तो सिलिकेशियस की बात करें या फिर सैंडी सॉइल की बात करें, तो यहाँ पर कुछ सैंडी पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो सैंडी पार्टिकल्स की एक खूबी होती है कि ये क्या होता है, इनकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो होती है बहुत ही वीक होती है, यानी कि पानी को बहुत ज्यादा देर अपने पास नहीं रोकते, और यहाँ से पानी आसानी से नीचे की तरफ लीच कर सकता है। तो यही रीजन है कि जब ये इस तरह के पेरेंट मटेरियल जहाँ पे होता है, जहाँ पर सैंडी स्ट्रक्चर्स ज्यादा होते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि पानी ऊपरी लेयर में नहीं रुकता और वो नीचे की तरफ लीच कर जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन, वेजिटेशन. So acid producing vegetation such as coniferous pines is essential. अब यहाँ पर क्या है, ये कॉनिफेरस पाइन्स जो है ये एक नुकीले वृक्ष होते हैं। जब भी आप कभी पहाड़ों की तरफ जाएंगे, जैसे कि इधर अब जैसे उत्तराखंड की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, तो वहां पर क्या है, थोड़ा सा कोल्ड रीजन है और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा पाई जाती है। तो अधिकतर वहां पर कैसे फॉरेस्ट होते हैं, वहां पर ऐसे ही फॉरेस्ट होते हैं, यानी कि कॉनिफेरस पाइन्स। ये क्या है, कटीले वृक्ष होते हैं, यानी कि ऊपर से नुकीले होंगे ऐसे और सीधे लंबे बढ़ते हैं, है ना, और इनकी रूट्स भी काफी फैलने और गहरी जाने वाली होती है। तो वहां पर ऐसे ही वेजिटेशन हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से पाए जाने वाले पौधे हैं। द नेक्स्ट वन, लीचिंग एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ सेस्को ऑक्साइड. अब देखो, लीचिंग हम जानते हैं क्या होता है, दैट इज द वर्टिकली मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड इट मे बी horizontally movement also. Okay, after that translocation means the shift the location one to another. Okay, but the next term सेस्को ऑक्साइड. अब सेस्को ऑक्साइड क्या होता है ना, ये एक जानने की चीज है। तो सेस्को ऑक्साइड हम किसी भी चीज को कह सकते हैं जहां पर किसी भी अदर एलिमेंट के, मीन्स एनी अदर एलिमेंट, द टू मॉलिक्यूल्स विल बी अवेलेबल एंड द ऑक्सीजन has three molecule is available. Okay, यानी कि किसी भी हम एलिमेंट की बात करें, चाहे वो एल्युमिनियम हो, चाहे वो फेरस हो, ठीक है, चाहे मीन्स Fe हो या फिर Al हो या फिर Si हो, यानी कि जो भी होगा, सो द एलिमेंट विल बी अवेलेबल इन टू मॉलिक्यूल्स, यानी कि उसके दो मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, लेकिन साथ में उसके तीन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होंगे, तीन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेस्को ऑक्साइड।
उसको हम क्या कहते हैं, सिस्को ऑक्साइड। ठीक है, जैसे कि एज अ एग्जांपल अगर हम बात करें तो यहाँ पर एग्जांपल आ जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, Al2। अब देखो Al2 एल्युमिनियम, इसके दो मॉलिक्यूल्स आ गए Al2, आफ्टर दैट O3 ऑक्सीजन के तीन मॉलिक्यूल्स आ गए, तो बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको हम सिस्को ऑक्साइड कहते हैं। यानी कि जहां पर दो एलिमेंट के साथ में, यानी कि किसी भी एलिमेंट के दो मॉलिक्यूल के साथ में ऑक्सीजन जो है 3 मॉलिक्यूल अवेलेबल होता है। ठीक है, तो उसको हम सिस्को ऑक्साइड कहते हैं। इस टर्मिनोलॉजी को याद रखना। देखो बेटा, सॉइल साइंस में क्या है, दैट इज द टिपिकल टर्मिनोलॉजी। ओके, सो टर्मिनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, यानी कि हर एक वर्ड का अपना स्पेसिफिक मीनिंग है और उस मीनिंग को हमें समझना है, नहीं तो आगे आप सॉइल साइंस में वीक हो जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या है, कंटेंट आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, कंटेंट आप बाद में भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वर्ड मीनिंग भूल गए, ठीक है, अगर आप एक भी यहाँ पर टर्मिनोलॉजी अगर मिस करेंगे तो आपको बाद में कंटेंट भी समझ में आने में दिक्कत होगी, है ना। तो इसलिए एक एक वर्ड मीनिंग को आप एक रजिस्टर लीजिए और उसको आप एग्रीकल्चर डिक्शनरी नाम दीजिए, है ना, एग्रीकल्चर डिक्शनरी। और उस डिक्शनरी में आप रोज वर्ड्स लिखिए जो भी आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं हर सब्जेक्ट के, खास तौर पे वो लिखिए जो एक टर्मिनोलॉजी होती है ना। हालांकि इसकी एक बुक भी आती है, लेकिन बुक खरीद लेने से उसे आप कब पढ़ेंगे कब नहीं पढ़ेंगे, और क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कितना याद कर पाएंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, ये सब चीजें काफी कई बार डिफिकल्ट होता है हमारे लिए कि हम बुक तो ले लेते हैं, फिर चलो अच्छा आज शुरू से शुरू करते हैं, नहीं आज दूसरे चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है, नहीं आज लास्ट चैप्टर शुरू करते हैं, तो वो सही नहीं है। यहाँ पर क्या है, आप एक खुद की डिक्शनरी क्रिएट करिए और जब तक आपके 4 साल होंगे वो एक वाकई में एक आपकी खुद की बुक क्रिएट हो जाएगी एग्रीकल्चर डिक्शनरी की, है ना? तो वहां पर आप ऐसे टर्मिनोलॉजी को लिखिए, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि आपने डाल लिया सॉइल साइंस, तो वहां पर क्या आ जाएगा, टर्मिनोलॉजी ऑफ सॉइल साइंस। तो आपकी जितनी छोटी छोटी डेफिनेशन है, जितनी एक एक वर्ड का मीनिंग आ रहा है, वो सारी चीजें वहां क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, टर्मिनोलॉजी ऑफ एग्रोनॉमी। अब एग्रोनॉमी में जो पढ़ रहे हैं वहां जो ऐसे वर्ड आ रहे हैं जो जो खुद में एक डेफिनेशन कैरी करते हैं, है ना, तो उन वर्ड्स को वहां पे लिखें, उनके सामने उनका मीनिंग लिखें, वो भी अपनी लैंग्वेज में। बिकॉज नॉट सर्च ऑन गूगल की व्हाट दिस सेज, ठीक है, एंड यू हैव टू राइट द परफेक्ट डेफिनेशन, डजंट मैटर। वो आपके लिए जरूरी नहीं है। अगर वही आपको लिखना है तो आप बुक से भी लिख सकते हैं, है ना, लेकिन आपको वो अपने लिए बनानी है ताकि आप उसको एक बार देखें और आपको सब चट से क्लियर। तो जो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि सेक्सो ऑक्साइड, सो दैट इज मीन्स दैट विल बी कैरी द 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ अदर एलिमेंट। ठीक है, अब इसको आप कैसे समझना चाहते हैं, आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं कि जहां ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होंगे, साथ में 2 किसी और एलिमेंट के होंगे, ठीक है, वो सेक्सो ऑक्साइड है। या ऐसी संरचना जहां पर ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल इकट्ठा होते हैं और 2 एलिमेंट अलग, 2 मॉलिक्यूल अदर एलिमेंट के इकट्ठा होते हैं, ऐसी संरचना को हम सेक्सो ऑक्साइड कहते हैं, है ना। तो मतलब अपनी लैंग्वेज में आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब वही निकलना चाहिए। तो ये आपकी खुद की सब्जेक्ट वाइज डिक्शनरी तैयार होगी, जिससे आपके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ओके, एंड द 2 नंबर मींस 1 लाइनर क्वेश्चंस विल बी क्लियर इन फ्यूचर। समझ में आ रहा है, क्योंकि जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना, जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो इंटरव्यू हो, ठीक है, या फिर कोई जॉब हो, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हो, वहां पर ऐसे टर्मिनोलॉजी ही यूज होते हैं, है ना। तो इस चीज को मजबूत करने के लिए मैं सबसे अच्छा तरीका आपको बता रहा हूँ कि आप बड़े बड़े नोट्स लिखते हैं, और तो बड़े बड़े नोट्स में क्या होता है, बहुत सारी नॉलेज होती है, लेकिन आप कहाँ खो जाते हैं, उसको सिर्फ आप एज अ एग्जामिनेशन व्यू, ठीक है, प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन सिर्फ इसलिए देखते हैं, और जब पेपर आता है तभी आप उस नोट्स को खोलते हैं और पढ़ लेते हैं, है ना। और उसके बाद जब भी आपके सब्जेक्ट जब आपका ओवर हो जाएगा, जब भी आपसे कोई टर्मिनोलॉजी पूछी जाएगी नेक्स्ट सेमेस्टर में,
तो आप फर्स्ट सेमेस्टर का सब भूल जाते हैं। दैट इज द टोटली वास्ट आउट, है ना। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आपको एक डिक्शनरी की जरूरत पड़ेगी, और वो डिक्शनरी आप खुद बनाएं, ताकि जैसे ही नेक्स्ट सेमेस्टर में पहुंचे तो वो वर्ड जो हमेशा आपको मिलेंगे, यानी कि आपसे दोबारा ये नहीं पूछा जाएगा कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे हुआ, नहीं, बट ऑलवेज इन सॉइल साइंस यू हैव हियर मींस यू विल हियर द नेम ट्रांसलोकेशन, लीचिंग, पेरेंट मटेरियल, सेक्सो ऑक्साइड, ओके, पोर्टोलाइजेशन, दैट इज द कैल्सिफिकेशन प्रोसेस इज हैपनिंग। फिर आगे आने वाले सेमेस्टर्स में नो वन विल टेल कि व्हाट इज द कैल्सिफिकेशन, and every teachers only ask to you have read earlier what is the calcification, okay, so then you no need to see the total chapter of the first semester, that is the fifth lecture, ठीक है, you have to see your dictionary, see in your dictionary कि that's the word, what's the meaning, okay। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया मैंने दिया, इसको भी आप तैयार करें। तो सेक्सो ऑक्साइड क्या है, यहाँ पर 3 बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट एंड 2 बॉन्ड ऑफ अदर एलिमेंट। So in the process of decomposition of organic matter, let's come back. In the process of decomposition of other organic matter, various organic acids are produced. And the organic acid thus formed act with sesco oxide and the remaining clay minerals, forming organic sesco oxide and organic clay complexes, and which are soluble and move with the percolating water to the lower origins. अब यहां पर देखो क्या हो रहा है कि जब बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होते हैं, ओके, so they produced the lots of organic acids and sesco oxide forms of other elements, ठीक है। जैसे कि जब वाटर होता है तो वाटर के पास क्या कैरी है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, H2O, इसको हम वाटर कहते हैं। तो जब ये किसी भी एलिमेंट के साथ मिलता है ना, तो उसके साथ रिएक्ट करता है, ये हमने वेदरिंग में देखा था। तो वहां पर कुछ फॉर्म O2 की बनती है और कुछ फॉर्म O3 की बनती है। तो जो O3 की फॉर्म होती है वो हमेशा अवेलेबल फॉर्म होती हैं या फिर लीचेबल फॉर्म होती हैं, ठीक, यानी कि सॉल्युबल कंडीशन होती है, वो लीच हो जाती है वाटर के साथ, क्योंकि वहां से क्या होता है, हाइड्रोजन एज अ गैसियस इट विल बी रिमूव एंड okay, it will be removed on environment and the O is the attached with element, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन क्या होता है, वो रिमूव हो जाता है एनवायरमेंट में, O क्या होता है, वो अटैच हो जाता है एलिमेंट के साथ, और उसके बाद पानी के साथ मिलकर के ये जमीन की निचली परतों में चले जाते हैं, ठीक है, यानी कि आप ये कहें कि लीच हो जाते हैं, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, ट्रांसलोकेट हो जाते हैं, ये भी कह सकते हैं, और सेक्सो ऑक्साइड, तो सेक्सो ऑक्साइड क्या हुआ था, जो ऑक्सीजन जुड़ गया था किसी एलिमेंट के साथ, यानी कि पानी गिरा तो पानी में क्या था, H2O, H2O में क्या हुआ, ऑक्सीजन दैट इज एडेड विद एलिमेंट्स, ऑक्सीजन एलिमेंट से जुड़ गया, एंड द रिमेनिंग हाइड्रोजन, सो इट विल बी रिमूव एज अ गैसियस फॉर्म, ठीक है, वो क्या हुआ, वापस इन्वायरमेंट में गैसियस फॉर्म में चली गई। जैसे कि यहाँ पर 2 एल्युमिनियम प्लस 6 H2O, ओके, यानी कि 6 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं वाटर के। यहां पर क्या हुआ, 2 एल्युमिनियम इन दिस ब्रैकेट, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये 3 मॉलिक्यूल्स आ गए यहाँ पे, और 6H जो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, ये रिमूव हो गए या फिर अलग हो गए, ठीक है। तो अब देखो टोटल समझ लेते हैं कि पोर्टोलाइजेशन प्रोसेस क्या थी। टू कंक्लूड, द पोर्टोलाइजेशन इज अ सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस व्हिच प्रिवेल्स इन अ कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट वेयर कॉनिफेरस एंड एसिड फॉर्मिंग वेजिटेशन डोमिनेट, ठीक है, जहां पर ऐसे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है और टेम्परेचर काफी लो है, ठीक है, यानी कि कोल्ड वहां पर है, मौसम वेदर उसका कोल्ड है, और दूसरी चीज तो ऐसी कंडीशन में, और ह्यूमिडिटी ज्यादा, यानी कि वाटर बहुत ज्यादा अवेलेबल है,
तो in that condition, the Sesco oxide condition will be created. Okay, means Sesco oxide, so means the acids like as organic acid will be found. तो जहां पर ऐसे ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं, कॉन्फेरस प्लांट पाए जाते हैं, ठीक है, और कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट पाया जाता है, तो वहां पर सॉयल फॉर्मिंग प्रोसेस को पोर्टुलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और वहां पर सॉयल फॉर्मिंग प्रोसेस जो होती है, तो वहां पर ऑर्गेनिक लेयर बहुत ही कम होती है और सिर्फ क्या होता है, सिर्फ हार्ड लेयर पाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको जस्ट ऑर्गेनिक लेयर के नीचे दिखाई थी, है ना। तो उसी लेयर को बनने को हम लोग पोर्टुलाइजेशन